बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक मोरल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कहानी का नाम है धुआं धुआं है जिंदगी और राइटर का नाम है निगहत गफ्फार। तो आइए शुरू करते हैं। हे, क्या ये दुल्हन है? खाला मेहरू ने पान की ग्लोरी मुंह में रखते हुए हैरत से मुझसे सवाल किया तो मैंने इकरार में गर्दन हिलाई। जी हाँ, तू सच कह रही है फतो। उन्होंने मेरा नाम बिगाड़ते हुए मेरी तरफ गैर यकीनी अंदाज में देखा। ये टहल क्यों लगा रही है? क्या इससे निचला नहीं बैठा जाता? मुई कभी किसी दरख्त की ओट से झांक रही है, कभी दरख्त की टहनी पकड़े मुस्कुरा रही है, कभी उस सतून को गले से लगा रही है। क्या बेचैनी है इस पैर जली बिल्ली को? आज खाला मेहरू मेरे नसीब में आई थी। अक्सर शादियों में वो यूं ही गिले शिकवे करती नजर आती। आज के ज़माने पर, आज की दुल्हनों पर दिल भर कर लानत भेजती, अपने झुर्रियों भरे गाल पीटती, गोल गोल शीशों वाले चश्मे में उनकी आंखें कभी रूठी रूठी सी तो कभी हैरत से रंग बदलती नजर आती। अरे फत्तो, जरा देख तो इस बेशरम बेहुदा को, कैसे मियाँ के कंधे पर सर डाल कर पड़ी है। अरे बुआ, ये पोजिंग हो रही है। आजकल ऐसा ही हो रहा है, मूवी और तस्वीरें बन रही हैं। तौबा है। उन्होंने फिर गुस्से से दुल्हन बेचारी को घूरा। खाला, ये फैशन है। यादगार दिन की यादों को तो आप लोग भी महफूज करते थे ना? मैंने हल्की सी नागवारी से कहा। हाँ बिल्कुल, हमारे ज़माने में भी करते थे ऐसा। काली सफ़ेद तस्वीरें कैमरे से लेते थे। लाज की मारी दुल्हन शर्म से दोहरी हो जाती थी। बार बार कभी खाला, कभी फूफी, कभी कोई उस नगोड़ी की मुंडी को ऊपर करती के चेहरा तो नजर आए। ऐसे थोड़ी के पूरे हाल में दंदनाती फिरें। लानत है ऐसे अम्मा बाबा पर कि बेटी को बेलगाम घोड़ी की तरह छोड़ दिया है। इन्हीं हरकतों से नित नई मुसीबतों में घिर रहे हैं आज सब। खाला, वो ज़माना और था। मैंने इतना ही कहा था कि खाला ने ठीक ठाक मेरी क्लास ली। ए बी बन्नो, वही सारी बातें जो उस ज़माने में होती थीं अब भी हैं। तुम हम वैसे ही हैं, सुबह शाम उसी तरह वक्त पर आते जाते हैं। बेटा, ज़माना नहीं बदलता, हम बदलते हैं। खाला, ये आजकल का फैशन है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग जाहिल, कंजूस, दकियानूसी और पता नहीं क्या क्या कहकर मिलना मिलाना छोड़ देंगे। आजकल बैकवर्ड लोगों की कोई इज्जत नहीं है। मैंने खाला की बात पर आज के ज़माने की साइड ली। है बेटा, वाह क्या खूब कह रही हो। ये फैशन है। मुआ गैर मर्द, जान ना पहचान, वो दंदनाता सारी लड़कियों और औरतों के बीच कैसे फिर रहा है, कैसे कैसे जाविये से तस्वीरें खींच रहा है। उन्होंने हकारत से गर्दन फेर कर एक ग्लोरी बटुए से निकाल कर मुंह में डाली। खाला का गुस्सा अरूज पर था। अरे फत्तो, वो फिर मेरी तरफ पलटी। मैं तो तुझे बड़ा दीनदार और सोम सलात का पाबंद समझती थी, और तू भी मुए इस उजाड़ जमाने के साथ चल रही है। उन्होंने मुझ पर ही हमला कर दिया। मैं बेसाख्ता हंस पड़ी। प्यारी खाला जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सही अंदाज़ा लगाया। मैं ऐसा कुछ करने के हक में नहीं थी, मगर देखे ना, इतने ढेर सारे मेहमान, दो समदयाने, ढेरों अजीज़ो अकारब, जब उनमें से किसी को इन बातों पर एतराज़ नहीं है तो हम कौन होते हैं इन बातों को बुरा समझकर उनको ऐसा करने से मना करने वाले। खाला फिर भी देर तक बड़बड़ाती रही। पहले ज़माने में अगर लड़की के रिश्ते की बात होती थी तो वो बेचारी छुई मुई की तरह अपने आप में सिमट जाती थी, कमरे से चली जाती थी। मगर आज अम्मा बाबा के सामने पटर पटर, मेरी शादी, मेरी ससुराल, मेरी नंद, मेरा देवर। अरे इतने मज़े से सबका नाम ले लेकर बातें करती हैं। मेरा जहेज लाना है, मैं भी साथ चलूँगी। वक्त से पहले इधर बात पक्की हुई, उधर दोनों के कानों पर मुआ मनहूस ये मोबाइल अटक गया। सारी सारी रात मिजाल है दोनों आंख लगा लें, जब ही तरह तरह के मसाइल और परेशानियां राहों में हायल होती हैं। जब हमारा पैगाम आया था, फुफ्फो, चचा, मुमानी सब ने कहा मेहरू लड़के को एक नज़र देख ले। सब ने बहुत इसरार किया। चची बोली, तेरे चचा जान कह रहे हैं कि मेहरू को लड़का दिखा दो, सारी ज़िंदगी का मामला है। मगर ना जी ना, हमने मान कर ना दिया। हमने कहा चची, आप चचा जान से कह दें, हमें आप सबकी मर्जी चाहिए। और यूं हमने बिना देखे तुम्हारे खालू से शादी कर ली। खैर से ज़िंदगी के 50 साल एक दूसरे के साथ रहे। हमारे सारे वजूद पर नूर ही नूर था।
जिस जुबान पर देखो मेहरू पर बड़ा निखार आया है, मेहरू पर कैसा नूर आया है। सुन सुन कर हम खुशी से फूले ना समा रहे थे। अब तो जितना वजन दुल्हन का होता है उतना ही उसके चेहरे पर मेकअप का होता है। ए हटाओ इस बनावटी खूबसूरती को। अल्लाह के दिए हुस्न का और शर्म हया का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये नूर तो लाजवाल होता है। आजकल की छोकरियों पर फिटकार है। हमें देखो, अब भी ज़रा काजल मस्सी लगाएं तो कैसा रूप चढ़ता है कि तेरे खालू तो बस पोपले मुंह से हमारी शान में कसीदे पढ़ने लगते हैं। खाला, जवानी में तो आपको खालू रात दिन कसीदे ही सुनाते रहते होंगे। मैंने ज़रा हंसकर कहा तो वो शर्मा गई। अरे चल हट, मस्खरी। खाला से मजाक करने लगी। खाला ने मुंह पर हाथ रख कर हंसते हुए कहा। तभी खाना खुल गया। बस फिर क्या था, क़यामत की अफरा तफरी देखने में आई। खाने से फारिग होकर बैठे तो मैंने खाला को छेड़ा। खाला, आपकी पोती का भी तो रिश्ता आया है, क्या हुआ? लड़की पसंद आई उन्हें? अरे फत्तो, तू ही बता, मेरी नम्मों में भला किस शय की कमी है? किसी भी शय की नहीं, बस ज़रा खुदसर और गुस्ताख है। मैंने सच्ची बात कह दी। बस फिर क्या था, खाला पूरी तैयारी के साथ मुझ पर हमलावर हुई। उई माँ, ये किसने तुझसे कह दिया कि वो खुदसर और गुस्ताख है? उन्होंने गुस्से से मुझे घूरा। खाला, कहता कौन? अभी अभी मैंने खुद देखा वो आपसे कैसी गुस्ताखी और बदतमीजी करके उधर गई जहाँ लड़कों की टोली है। खाला को पता चला कि मैंने सब कुछ देखा और सुना है तो सटपट आई। अरे वो तो मैंने उसे भेजा है कि अपनी माँ को बुला कर लाए। जाने कहाँ जा बैठी। बस अब घर चलेंगे, काफ़ी रात हो गई है। वो खुद को बातों में लगा रही थी। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो बहुत शर्मिंदा सी हो रही थी और बुजुर्गों को शर्मिंदा करना मेरी सरिश्त में नहीं था। नम्मो यार देखो, मुझे बुज़दिल और डरपोक लड़कियां पसंद नहीं हैं। जो प्यार करते हैं वो ऐसे नहीं होते। अरे पगली, प्यार में, मोहब्बत में, इश्क में बड़ी ताकत होती है। ये जज्बा इंसान को निडर और बहादुर बना देता है, बुजुर्गों के सामने खड़ा होना सिखा देता है, अपना हक मांगने पर मजबूर करता है। मारो या मर जाओ, हर हाल में मोहब्बत हासिल करो, महबूब को पालो, अपना लो, यही तो ज़िंदगी है। अगर तुम चाहती हो कि मुझे हासिल करो तो जाना, तुम्हें हिम्मत, हौसला और बहादुरी को पहले अपनाना होगा। मैंने सोच लिया है, अगर सीधी तरह से बात न बन सकी तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। नमो की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसने एक बार फिर सफदर से यही कहा कि वो अम्मा से फिर बात करेगी। शहर के वस्त में एक खूबसूरत होटल के फैमिली रूम में पिछले 2 घंटे से वो बैठे हुए थे। मामला तय होकर नहीं दे रहे थे क्योंकि दोनों के वालिदैन नहीं मान रहे थे। बल्किस बेटा, नमो आई? खाला मेहरू ने जाय नमाज उठाते हुए बहू से पूछा। बल्किस जहाँ भी परेशान हो रही थी। पता नहीं अम्मा, क्यों देर हो गई? इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि शहर के हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते जा रहे हैं। बस ख़त्म करो पढ़ाई। कितना भी पढ़ा लो, वही हांडी चूल्हा ही संभालना है। बस यही काफ़ी है कि माँ बनकर बच्चों की परवरिश और निगहदाश्त अच्छी तरह कर सके। खाला मेहरू वाकई पोती की तरफ से फ़िक्रमंद थी। नमो डरती डराती घर में दाखिल हुई तो वाकई आज बड़ी देर हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वो सलाम करती अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो अम्मा और दादी दोनों ने एक साथ सवाल किया, आज इतनी देर क्यों हो गई? अम्मा, गाड़ी की टक्कर हो गई थी दूसरी गाड़ी से। उसने झूठ बोला। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? कितने ज़ख्मी हुए? कोई मरा तो नहीं? खाला मेहरू ने दिल पर हाथ रखकर परेशानी से सवाल किया तो नम्मो ने बड़ी खूबसूरती से कहानी गढ़ी। नहीं, मरा तो कोई नहीं। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग ज़ख्मी हुए। शुक्र करें मैं महफूज रही। अरे लड़की, तुझे तो कोई चोट नहीं आई? नहीं दादी, अल्लाह का शुक्र है मैं महफूज रही। बस अब पढ़ाई ख़त्म करो, आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं। दादी अम्मा, अभी पेपर्स होने वाले हैं, ये साल तो पूरा कर लो। वो मिनमिनाई। अम्मा, मैं आपको इसीलिए तो कहती हूँ कि मुझे एक मोबाइल दिला दें। आजकल के इन हालात में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसने लोहा गर्म देख कर ज़रब लगाई। ए लड़की, बस रहने भी दे। हाँ, नहीं तो मुआ मोबाइल ठोबाइल। लड़कियाँ उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गई हैं। पर निकल आते हैं नगोड़ी मारियों के, हवा में उड़ने लगती हैं। अम्मा बाबा घर के बुजुर्गों की इज्जत का पास नहीं रहता, अपनी मनमानी करती हैं। नमो दादी अम्मा को जवाब देने ही वाली थी कि अम्मा ने उसे इशारे से चुप कराया, क्योंकि अगर वो दादी अम्मा से उलझ पड़ती तो कमर साहब के आने का वक्त था। इसीलिए उन्होंने मसलहतन बेटी को मना किया। रात बल्किस जहाँ ने कमर अली से कहा तो वो भी हालात के पेश नज़र नमो के लिए
موبائل لے آئے۔ خالہ مہرو شور مچاتی رہ گئیں۔ خوب کلاس لے لی پر بیٹے بہو دونوں نے سمجھایا، اماں یہ ضروری ہے، آج کل کے حالات ایک لمحے میں بگڑ جاتے ہیں، خدا نخواستہ کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو نمو گھر سے دور ہو، سواری کا مسئلہ ہو تو ایسے وقتوں میں یہ بہت کام آتا ہے۔ ویسے خود عقل مند ہے، اتنی سمجھ تو ہے اسے کہ اسے کب اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ قمر صاحب نے اماں کو سمجھایا، قمر میاں تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں، پر ایسے نہ ہو جیسے وسوسے میرے دل میں آ رہے ہیں، اللہ بہتر کرے۔ وہ دوبارہ تسبیح پڑھنے لگی، مگر نہ جانے کیوں ان کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وقت تو پر لگا کر اڑتا ہے، اس اڑتے پنچھی کو کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا، کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ مما جی، بلقیس آنٹی آئی ہیں۔ میرے بیٹے نے آ کر اطلاع دی تو میں کمرے سے نکل کر برآمدے میں چلی آئی۔ آپا آئیں، یہاں بیٹھیں، لائٹ نے تو دماغ خراب کر کے رکھا ہے، آج صبح سے کوئی 10 بار آئی گئی۔ بلقیس آپا میری بات پر خاموش رہی۔ میں نے انہیں بیٹھنے کو پھر کہا تو وہ بہت پریشان لگ رہی تھیں۔ نہیں آرزو، بیٹھوں گی نہیں، آج ظہر کے بعد گھر میں قرآن خوانی اور میلاد ہے، ضرور آنا۔ میں نے بیٹھنے پر اصرار کیا تو وہ بولیں، نہیں ابھی اور جگہ بھی جانا ہے، اور تیزی سے گیٹ سے باہر نکل گئیں۔ میں ان کی پریشانی کی وجہ نہ سمجھ سکی، مگر مجھے تشویش ہو رہی تھی کہ وہ کبھی اتنی سیریس نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر پرویز سے کہا تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح مجھے سمجھایا، ارے بھائی بندہ بشر ہے، زندگی میں ہزار مسائل پریشانیاں ہو سکتی ہیں، کسی مسئلے کی وجہ سے ٹینشن میں ہو سکتا ہے کسی مسئلے کی وجہ سے ٹینشن میں ہو۔ ان کی بات پر میں نے بھی دھیان دوسری طرف کر دیا۔ سپہر کو بلقیس آپا کی طرف چلی گئی۔ جس چیز نے مجھے چونکایا وہ خالہ مہرو کی خاموشی تھی۔ خالہ مہرو خلاف معمول بالکل چپ تھیں، کسی بات پر ان کا کوئی لیکچر نہیں تھا، بالکل خاموشی سے سپارے پر نظریں ٹکی ہوئی تھی۔ میں اکثر انہیں دیکھ کر کتراتی تھی۔ کبھی کسی کے گھر یا کسی تقریب میں خالہ مہرو نظر آتی تو میری پوری کوشش ہوتی کہ ان سے دور رہوں، ورنہ تقریب کا مزہ کرکرا ہو جاتا۔ جو بھی موضوع زیر بحث ہوتا اس پر انہیں مکمل عبور ہوتا، مثالوں کے ساتھ دلائل کی روشنی میں اپنی تقریر جاری رکھتی، بار بار مخاطب کرتی، پھر جواب اور داد بھی وصول کرنا چاہتی۔ مگر آج جان کر میں ان کے ساتھ بیٹھی، مگر وہ سارا وقت چپ رہیں۔ میں نے سلام دعا کے بعد طبیعت پوچھی، مختصر سا جواب دیا، پھر خاموشی۔ خالہ مہرو کسی کام سے اٹھ کر چلی گئیں۔ تبھی نبیلہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، جو آپا کے پڑوس میں رہتی تھی۔ بھابی، آپ کو کچھ پتہ چلا نمو نے کیا گل کھلایا؟ وہ میرے کان کے قریب ہو کر بولی۔ کیا؟ میں ذرا سا اور اس کے قریب ہو گئی۔ کیا ہوا؟ میں ہمتاً گوش تھی کہ جلدی سے معلوم ہو کہ کیا ہوا۔ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ بھابی بلقیس اور خالہ مہرو نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ اپنی خالہ کے گھر جائے گی، اور بس اس نے رونا پیٹنا مچایا، مگر یہ لوگ نہ مانے۔ صاف آوازیں آ رہی تھی ہمارے گھر، خالہ مہرو ہر کسی کی لڑکی کو برا بھلا کہتی۔ مجھ پر کیسا فضیحتہ مچایا تھا کہ سلطان کا اور میرا کوئی چکر ہے، جبکہ وہ بھی نمو کے چکر میں آتا تھا۔ خالہ مہرو کبھی کوئی چھوٹا سا بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ ہر کسی کی توہین کرنا، برا بھلا کہنا، الزام لگانا ان کے پسندیدہ مشغلے تھے۔ آج ان کی پوتی اپنی ماں اور دادی کے آگے سینہ تان کر کھڑی ہے۔ وہ چپ ہوئی تو میں نے پوچھا، قمر بھائی نے کیا کہا؟ وہ تو ناراض ہوں گے، وہ تو گھر پر نہیں تھے اس وقت، نبیلہ بولی۔ تبھی میلاد پڑھنے والی لڑکیاں آ گئیں۔ اب میں سمجھی کہ آپ بلقیس اور خالہ مہرو اتنی ٹینشن میں کیوں ہیں۔ اڑوس پڑوس والوں نے یہ آوازیں سن لی تھیں۔ اس بات کو ایک ہفتہ ہی گزرا تھا، اس کے بعد پھر ان کے گھر سے کسی قسم کی کوئی آوازیں نہیں آئیں۔ لوگ ہی کتنے تھے گھر میں، ایک پوتی، ایک دادی اور 2 میاں بیوی۔ مگر اس لڑائی اور شور کے بعد سے ساس بہو خود کو ریزرو رکھ رہے تھے، مگر خالہ مہرو کا ریزرو رہنا ناممکن تھا۔ ایک دن میرے پاس آئیں تو پھر پہلے کی طرح حشاش بشاش تھی، کیونکہ معاملات راہ راست پر آ گئے تھے، یعنی سلجھ گئے تھے۔ ارے آرزو کہاں ہے بیٹا؟ تجھے تو فرصت نہیں ہوتی کہ خالہ اتنے روز سے نہیں آئی تو خود جا کے خالہ کی خیریت لے لوں۔ ارے لڑکی، اب خالہ مہرو زیادہ دنوں کی نہیں ہے جو تمہیں نصیحتیں کرتی ہے، پھر کوئی ایسا ہمدرد نصیحتیں کرنے والا نہیں ملے گا۔ ارے خالہ ایسی باتیں نہ کیے کریں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سچی اس روز میلاد والے دن آپ چپ بیٹھی بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں بار بار کبھی بچوں کو کبھی پرویز کو بتا رہی تھی کہ خالہ مہرو کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، بالکل چپ تھیں۔ میں نے اپنی پریشانی اور خالہ سے انسیت کی وجہ بتائی تو وہ ہنس پڑی، اور تو بھی یقین کر میں بھی تجھے اپنا ہی سمجھتی ہوں،
कुछ दिनों से मैं भी बड़ी बेचैन सी हूँ, तुझको एक बात बतानी है। वो मेरे करीब बैठती हुई बोली। मैं समझ गई, हो ना हो नमो के बारे में बताएंगी। मैं भी संभल कर बैठ गई। जी बोले, मैंने गाँव तकिया उनकी पीठ के पीछे रखते हुए कहा। तो उन्होंने पहले तो तकिया देने पर मुझे दुआएं दी, फिर बोली, तुझे खबर है कि नमो ने क्या गुल खिलाया है? मैंने झूठ बोला, नफी में सर हिलाया। नहीं तो क्या हुआ नमो को? मैंने उनसे सवाल किया। अरे बेटा, होना क्या था, माँ बाबा को मना करती रही, बहुतीरा रोका, मगर ना जी, मुझ बुड्ढी को कौन सुनता है। उस मनहूस मारी को मोबाइल ला दिया, उसके बगैर काम नहीं चल रहा था। बस जी पढ़ाई लिखाई और घर के कामों से गोया अल्लाह वास्ते का बैर हो गया। जब देखो वो मुआ कभी कान से लगा रहता या कभी नगोड़ी मारी उसकी उंगलियां मशीन की तरह चलती रहती। वो कहते हैं ना, बगैर आवाज की बातें जो करते हैं, क्या भला सा नाम है उसका। वो दिमाग पर जोर डालने लगी। SMS? मैंने कहा। हाँ हाँ वही MS। ना जाने ऐसी क्या बातें होती हैं। वो किससे बातें करती है, कुछ खबर नहीं। आखिर ये आज़ादी और शैतान की ये पुंगी क्या रंग लाएगी। वो खासी बरहम नजर आ रही थी। आखिर हुआ क्या? मैंने खाला को कुरेदा। अरे बीबी, होना क्या था, किसी मुँह नगोड़ मारे लफंगे से उनका दीदा लड़ गया और भाई मरने जीने की कस्में खा ली गईं। एक दूसरे को हासिल करके रहेंगे, दिलों में ये ठान ली। ना अम्मा बाबा का ख्याल, ना दादी की इज्जत का पास। भाई एक रोज माँ के सामने तन के खड़ी हो गई। मैं शादी उसी से करूंगी जिसे मैंने जबान दी है। मैंने उससे वादा किया है, हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। बेशरम, बेहया, नामाकूल, नाफरमान, उसने मेरे मान, मेरे यकीन, मेरे एतमाद का खून कर दिया। अम्मा बाबा पर उसे तरस नहीं है जिन्होंने उस पर अंधा एतमाद किया था। मेरी बातों को, मेरे वसवसों को बेजा मुदाखलत समझते थे। ये मियाँ बीवी अब खाई ठोकर। देखो तो एक सीधी सादी लड़की कितनी नाफरमान खुदसर हो गई है, मनमानी कर रही है। उसकी दीदा दिलेरी तो देखो। उस रोज लड़के वाले देखने आए तो उल्टी सीधी हरकतें करने लगी। थोबड़ा सजाए बैठी रही उन लोगों के सामने। उनके जाते ही भैया वो तो शुतरे बेमहार की तरह माँ पर चढ़ गई। उस बेगैरत ने बड़ी ढिठाई से साफ इनकार कर दिया इस रिश्ते से। वो तो बाप घर पर नहीं था, नहीं तो उस बेलगाम घोड़ी की खूब शामत आती। मैं खामोशी से खाला की बातें सुनती रही और दिल ही दिल में ये सोचती रही कि खाला मेहरू की बड़ी बड़ी बातें, दूसरों पर बिला सोचे रोक टोक तनकीद करना, बुरा भला कहना और बड़े वसूख से अपने नवासे नवासी और पोता पोती की तारीफ करना, उन्हें अपने घराने पर बड़ा फख्र, बड़ा नाज था, जो लम्हों में मिसमार हो गया। इसीलिए कहते हैं कि पहले अपने गिरेबान में झांको, फिर किसी के बोलो। मगर आज वो मेरे सामने बड़ी मजबूर और बेबस लग रही थी। उन्हें अपनी पोती की हरकत पर गुस्सा आ रहा था, अपने भरम टूटने का मलाल भी बड़ा था। वो हमेशा अपनी तरबियत की तारीफ करती। फलां की लड़की को देखो और फलां की पोती को देखो, मेरी नम्मो तो इतनी सीधी है कि बस अल्लाह मियाँ की गाय, बिल्कुल ना समझ, छोटी बच्ची की तरह है। और आज वही बेटी वालदैन के लिए कितना बड़ा नासूर बन गई थी। वो आज मेरे सामने बिल्कुल मुख्तलिफ खाला मेहरू लग रही थी। उन पर अफसोस भी हो रहा था। सुबह ही सुबह एक शोर उठा कि नमो घर से गायब है। घर से ये कहकर निकली थी आज देर हो जाएगी, मगर इतनी देर कि पहाड़ जैसी रात बीत गई। सारी रात बाप, चचा, मामू सभी परेशान रहे। जगह जगह ढूंढा, सहेलियों के पास, न किसी रिश्तेदार के पास, न शहर के किसी अस्पताल में। दिल की तसल्ली के लिए मुर्दा खाने भी तलाश कर लिए, तमाम बसों के अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर। अब और कहाँ ढूंढते। सुबह कॉलेज जाकर मालूम किया तो पता चला कि कॉलेज भी नहीं पहुंची। अब तो यही एक बात समझ में आ रही थी, वो अपनी मर्जी और अपनी खुशी से किसी के साथ भाग गई है। कमर अली ने करीबी थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और थके थके से घर में दाखिल हुए। सास बहू दोनों उनकी तरफ लपकी। कुछ खबर मिली और कुछ पता चला? दोनों ने एक जुबान होकर पूछा। कमर अली निढाल से तख्त पर टिक गए। ना खबर मिली, ना ही पता चला। भूल जाओ उसे, वो बेशरम, बेगैरत, नाहंजार पूरी तैयारी से घर से भागी है। मेरा बड़ा वाला बैग भी मेरी अलमारी में नहीं है। मैंने रात तुम्हारी अलमारी खुली देखी थी, जरा जाकर चेक तो करो, कहीं जेवर और नकदी है भी या वो भी ले उड़ी। उनकी आवाज शदीद गुस्से और नफरत से कांपने लगी थी। अरे नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। आप मेरी बच्ची का पता लगाएं, कहीं से ढूंढ कर लाएं। बल्कीस जहां शिद्दत दुख से बिलखने लगी। फिर बल्कीस जहां ने कमरे में जाकर अलमारी का अंदरूनी खाना देखा और वो वहीं चकरा कर गिर पड़ी। खाला मेहरू और कमर अली गिरने की आवाज सुनकर कमरे की तरफ दौड़े। बल्कीस बेगम का एक हाथ दिल पर था, आंखें खुली पड़ी थी और वो
दरवाजे की तरफ देख रही थी। वो माँ बेटे कुछ ना समझ सके। रोती हुई खाला महरू ने बेटे से डॉक्टर को बुलाने का कहा और खुद बहू को आवाजें देने लगी। कुछ समझ में नहीं आया तो वो मेरी तरफ भागी भागी आई। सांस फूल रही थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने रोते हुए मुझे थोड़ा बहुत बताया, फिर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गईं। जोर जोर से ये कहती हुई बाहर निकल गईं कि आरजू बेटा जल्दी कर, मेरी बल्कीस को बचा ले, हाय अल्लाह मेरी मदद कर। और फिर आनन फानन थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने तस्दीक कर दी कि उन्हें मरे हुए आधा घंटा हो चुका है। बड़ी गैरतदार माँ थी। अच्छा हुआ, वरना अगर जिंदा होती तो हर पल मरती और हर पल जीती। ऐसे लम्हा लम्हा किस्तों में मरने की अजियत बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त होती है। फिर लोगों की कभी खोजती तो कभी नफरत से देखती आंखों का दुख कैसे बर्दाश्त करती। लोगों की जुबानों पर आते हुए बेशुमार सवालों के कैसे जवाब देती। अकलौती औलाद के बिछड़ने का ऐसा भयानक दुख कैसे बर्दाश्त करती। मुझे सबसे ज्यादा दुख और अफसोस खाला महरू को देखकर होता। इस उम्र में बूढ़ी दादी और शर्मिंदा बाप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे थे। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये मॉरल स्टोरी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। शुक्रिया।